बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स के इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम। ऑलमोस्ट 11 लेक्चर्स बनते हैं इस लेक्चर को इंक्लूड करके, और 10 से 15 मिनट एवरेज हर लेक्चर की ड्यूरेशन है। तो विद इन 11 लेक्चर्स आपका ये सारा चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। आप इसे देख लीजिए, और इसके बाद अब केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी स्टार्ट करेंगे, बायो के भी। तो ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने कुलीग्स को भी बता दें। डॉक्टर हाफिज़ सुल्तान ऑफिशियल चैनल। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में हो, इसे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कंसिडर किया जाएगा। या अगर एक बॉडी मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तब भी हम इसे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ही में कंसिडर करेंगे। बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो लिहाजा इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होंगे। अगर बॉडी रेस्ट में है, हम कहेंगे बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। लाइक अगर एक टेबल पर एक आपने किताब रखी है, एक बुक रखी है, ये बुक कंप्लीट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो ये बुक होगी in state of static equilibrium. A body at rest is in static equilibrium. अगर एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो है, तो अगेन हम उसे इक्विलिब्रियम में ही कंसिडर करेंगे, और इस टाइप को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लाइक एक पैराट्रूपर मूव कर रहा है बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम के दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करने से पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है। असल में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम उन बॉडीज़ के लिए डिफ़ाइन करते हैं जो लीनियर मोशन शो करते हैं, जो स्ट्रेट मोशन शो करते हैं, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन शो करते हैं। अब अगर एक बॉडी जो कि लीनियर मोशन शो कर सकती है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, तब इसे हम कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कंसिडर करेंगे। इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कब? अगर एक बॉडी रेस्ट में हो, इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सपोज़ एक फोर्स यहाँ से एक्ट कर रही है 5 न्यूटन, एक फोर्स यहाँ से, बॉडी रेस्ट में है, इसके स्टेट को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। या अगर एक बॉडी मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ये कम्प्लीटली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इस इक्विलिब्रियम को भी हम कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मगर इस केस में आप कहेंगे ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ से डिफाइन करते हैं दोबारा से। अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी इज कंसिडर्ड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी ये बॉडी। ये एरोप्लेन किस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा? ये होगा ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। हम एक कन्वेंशन ये फॉलो करते हैं कि जो फोर्सेस राइट की तरफ हैं, की तरफ हैं, उन्हें पॉजिटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एरोप्लेन की एग्जांपल लेते हैं। एरोप्लेन में एक फोर्स, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ थ्रस्ट, वो राइट की तरफ लग रही है, इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। एक फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट हो रही है, जिसे कहते हैं फोर्स ऑफ ड्रैग फोर्स, जो कि बैकवर्ड लग रही है इस एरोप्लेन के ऊपर। एरोप्लेन का अपना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और एरोप्लेन के ऊपर जो एक अपलिफ्ट की फोर्स लग रही है, दैट इज अपवर्ड लिफ्ट की फोर्स या अपलिफ्ट की फोर्स अपवर्ड एग्जर्ट हो रही है। कन्वेंशन ये है कि राइट की तरफ लगने वाली फोर्सेस हम पॉजिटिव लेते हैं,
लेफ़्ट साइड की तरफ लगने वाली फोर्सेस नेगेटिव लेते हैं, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेते हैं। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, यानी इस बॉडी को इस स्टेट में लाने के लिए, इन स्टेट्स में लाने के लिए कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हमने कंसिडर करनी है। आप पहले ये देख लें, जो बॉडी रेस्ट में है, इस बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा। इस बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। बॉडी रेस्ट में तो एक्सेलरेट ही नहीं हो रही। एक बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। एक एरोप्लेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। इट मीन्स एक बॉडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उसका लीनियर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। मगर हम जानते हैं कि फोर्स वो क्वांटिटी है जो बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके। फोर्स हमेशा बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, वो क्वांटिटी है। अगर आपने लीनियर एक्सेलरेशन को 0 करना है, इसे क्यों 0 करना है, बॉडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसे 0 होना चाहिए। तो फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तमाम फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए। अगर आपने एक्सेलरेशन को 0 करना है तो फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो लिहाजा बॉडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो कंडीशन बनती है वो ये है कि सम ऑफ, इस साइन को हम पढ़ते हैं सिग्मा या सम ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0 to keep a body in translational equilibrium. To keep a body in translational equilibrium, the sum of all the external forces acting on the body must be equal to 0. देखिए एरोप्लेन के केस में, एरोप्लेन जो मूव कर रहा है वो अपनी इंटरनल फोर्स, इंजन के फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। जो इसके ऊपर बाहर की फोर्सेस लग रही है, इन फोर्सेस का सम 0 के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए। फर्स्ट कंडीशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए है। स्टेटमेंट क्या होगी, फॉर अ बॉडी टू रिमेन इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट मस्ट बी 0। या आप कह सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस along x direction must be equal to 0 and the sum of all the forces acting along y direction must be equal to 0 to keep a body in translational equilibrium. अब देखते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर फर्स्ट कंडीशन को आप सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे, मज़ीद इसके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए है। व्हाट इज़ रोटेशनल इक्विलिब्रियम? अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन शो कर सके, रोटेटरी मोशन शो कर सकें, इसके लिए हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम डिफ़ाइन करते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे डिफ़ाइन होगी? अगर एक सर्कुलर बॉडी या वो बॉडी जो रोटेशनल मोशन शो कर सके, वो ये बॉडी भी हो सकती है। अगर एक बॉडी रेस्ट में हो, इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, तब आप इसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कंसिडर करेंगे। कौन सा रोटेशनल इक्विलिब्रियम? रोटेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। या अगर यही बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करे, ये बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी को हम इस सिंबल से शो करते हैं, ओमेगा। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करे, अगेन आप इसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कंसिडर करेंगे। इसे आप कहेंगे रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सपोज एक सीडी है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, रेस्ट में है, तो वो ये बॉडी होगी रोटेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। और अगर वही यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो वो सीडी, तब आप कहेंगे इट इज़ इन रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब इसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा आप देखें, अगर बॉडी स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो तब एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0। अल्फा डेफिनेटली 0 का, बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं हो रही, रेस्ट में है, तो अल्फा इज एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? अगेन 0 होगी। इट मीन्स बॉडी को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मगर हम जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि टॉर्क वो क्वांटिटी है जो बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके। टॉर्क की तरह डेफिनेशन यही थी, टॉर्क इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। अगर आपने बॉडी को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रखना है तब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, और एंगुलर एक्सेलरेशन 0 करने के लिए टॉर्क्स का सम 0 होना चाहिए। तो लिहाजा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए है, उसकी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए कि द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल torques acting upon a body must be equal to 0 to keep a body in rotational equilibrium. या आप ये कह सकते हैं कि the sum of clockwise torques must be equal to sum of anti-clockwise torques to keep a body in rotational equilibrium. देखिए आप seesaw की एग्जांपल लें। Two kids are sitting at the two ends. देखिए ये है क्लॉकवाइज टॉर्क, ये है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर ये क्लॉकवाइज टॉर्क और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये दोनों इक्वल हो तब दिस बॉडी वुड रिमेन स्टेशनरी और ये बॉडी होगी रोटेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो सम ऑफ क्लॉकवाइज and sum of anti-clockwise torques must be equal to 0 to keep a body in rotational equilibrium. अब कंडीशन देखें। For a body to remain in rotational equilibrium, the sum of all the external torques acting upon it must be equal to 0. अगर एक बॉडी के ऊपर एक ऐसी बॉडी है, आप कोई भी बॉडी कंसिडर कर लें, इसमें तमाम फोर्सेस का सम 0 के इक्वल हो, तमाम टॉर्क्स का सम 0 के इक्वल हो, फोर्सेस का सम भी 0 के इक्वल, टॉर्क्स का सम भी 0 के इक्वल, तो उस बॉडी को हम कंसिडर करेंगे इन परफेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। परफेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये एग्जांपल ले सकते हैं। अगर ये सीसॉ कंप्लीट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो फोर्सेस का सम भी 0 के इक्वल, टॉर्क्स का सम भी 0 के इक्वल, इट इज़ इन परफेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इन दोनों का कंपैरिजन देखिए, अपने पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, किस तरह से याद रखने हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए है, नंबर 1। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए है। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए लीनियर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्सेस का सम 0 के इक्वल होना चाहिए, जबकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क्स का सम 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन है जिससे आप ये 2 कंडीशंस अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर सकते हैं कंसेप्चुअली। होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।